तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ क्लास 10th के विद्यार्थी हो, बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत लेकर आए हैं, अध्याय 6, चैप्टर नाम है भारतीय संस्कार। ये कैसी है विद्या? ये निबंध है। एक नंबर से यही अब क्लियर हो गया कि ये कैसी विद्या है, एक निबंध है। अध्याय पढ़ रहे हैं 6, संस्कृत का है भारतीय संस्कार। इससे यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए मैं सोचा ये तो मोस्ट है, जो जिससे पूछेगा 2026 में उसके लिए बता देता हूँ। तो भारतीय संस्कार एक निबंध है। इसमें इसमें संस्कार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल इसमें मुख्यतः 5 संस्कार हैं। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, पूछेगा कि मुख्यतः कितने संस्कार होते हैं, तो 5 हो गया। अब ये जो सबको जोड़कर 5 कौन कौन है? जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ जीवन में 1, मरने के बाद 1। टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16। तो कुल कितने संस्कार पूछेंगे तो 16, और मुख्यतः कितने संस्कार है तो 5, ठीक। अब चलिए जन्म से पूर्व 3 संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। अब इसका इस तीनों संस्कार का प्रयोजन क्या है? क्या क्या प्रयोजन है? तो पहला गर्भाधान। गर्भाधान का प्रयोजन है गर्भ की रक्षा, याद रखिएगा, पूछेगा। गर्भाधान का प्रयोजन है गर्भ की रक्षा। पुंसवन का प्रयोजन है कि गर्भस्थ में जो शिशु है उसमें संस्कार को आरोपित करना, ठीक है। जैसा सीमंतोनयन का जो प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, उसका यह उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिला है उसकी प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो इसलिए गर्भ रक्षा, गर्भाधान, गर्भ रक्षा, पुंसवन, बच्चा जो गर्भस्थ में बच्चा पल रहा है उसमें संस्कार आरोपित करना तथा सीमंतोनयन का अर्थ होता है, सीमंतोनयन का अर्थ होता है कि जो गर्भवती है उसकी प्रसन्नता के लिए। अब बचपन में कितने संस्कार? 6 संस्कार। जातकर्म, नामकर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेद। जातकर्म तो जानते हैं, निष्कर्मण नामकर्मण भी पता है आपको। नाम निष्कर्मण मतलब कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, नामकरण भी हो जाता है, तो उसको 5 से 10 दिन के बाद बाहर लिया जाता है, प्रकृति से मिलाया जाता है उसी को। फिर अन्नप्राशन जानते हैं, 6 मंथ पर होता है अन्नप्राशन। फिर चूड़ाकर्म, फिर कर्मवेद, फिर होता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में आ जाइए तो 5 संस्कार टोटल है। पहला अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किसान संस्कार और समावर्तनम। फिर अक्षरारंभ जब बच्चा अक्षर आरंभ करता है तब का संस्कार है। उपनयन, इसमें उपनयन में याद रखिएगा कि बच्चे को गुरु के घर में ले जाया जाता है उपनयन में। फिर वेदारंभ, वहीं पर भी वो वेदारंभ वेद का आरंभ करता है। किसान संस्कार में क्या होता है? किसान संस्कार में गुरु के घर में पहली बार हजामत होता है, और इसमें था कि गौदान किया जाता था पहले, कुछ संस्कृत में ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में गौदान, किसान को गौदान, इसलिए क्वेश्चन भी पूछेगा कि किसान संस्कार को गौदान क्यों कहते हैं? तो किसान संस्कार को गौदान इसलिए संस्कार कहा जाता है कि पहली बार यहाँ हजामत होता था और इसमें गौदान को देने का प्रयोजन था, इसीलिए इसमें गौदान। समावर्तनम मतलब कि जब सभी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है तो ये गृहस्थ जीवन में लायक हो जाता है, इसे समावर्तन जो शिक्षा दीक्षा सब समाप्त हो जाती है। फिर होता है गृहस्थ जीवन। फिर गृहस्थ जीवन में आता है जब पढ़ाई खत्म हो जाता है तो गृहस्थ जीवन में आता है। तो गृहस्थ जीवन में आता है तो विवाह होता है। विवाह में याद रखिएगा विवाह संस्कार, विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया, विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया, ठीक है। विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना। इसमें बहुत सारे कर्मकांड आते हैं, जैसे मंडप निर्माण, वर वधू स्वागत, वर वधू निरीक्षण हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका कन्यादान, सिंदूरदान इत्यादि बहुत सारे। फिर इसके बाद मरने के बाद एक होता है अंत्येष्टि संस्कार जिसको कहते हैं दाह संस्कार, ठीक है। आप लोग को यहीं तक याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से लौट कर आ जाता है वो व्यक्ति, फिर ये पूर्ण चक्र चलते रहता है। हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा चैप्टर 6। अब इतना पढ़ जाइए, आप चैप्टर 6 में उड़ा दीजिए। थैंक्स।